हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नया मसाला लेकर आए हैं। उम्मीद है आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। पिछले 4 वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते आए हैं कि कब शिक्षक बहाली सामने देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां अभ्यर्थी सीटेट बीटेट पास करके 4 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो लगता है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन पा रही है। लेकिन अभी हाल ही में एक नई गुड न्यूज आई है, एक नई समाचार जो है चल रही है, जो एक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खास फायदेमंद भी है और बेहतर भी है, और इसे शिक्षक अभ्यर्थियों को जानना भी चाहिए। हालांकि जहां तक हमको समझ में आ रहा है कि ये शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा आहत भरा सूचना होगा जब वो जानेंगे कि आगे भी हमें और एक बार यानी अंतिम बार संघर्ष करना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि हाल ही में शिक्षक बहाली की जो नई नियमावली है उस नियम को जारी की गई है। अतः वह नियमावली क्या है, कौन कौन से नए नियम को लागू किए गए हैं, पुरानी नियम जो है कौन सी अभी लागू रहेगी, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है नियमावली और नियम क्या है। कह रहा है कि नई शिक्षक बहाली, क्या कह रहा है, नई शिक्षक बहाली। अब समझ गए होंगे कि जो अभ्यर्थी 4 वर्षों से लगातार आंदोलन पे आंदोलन करते जा रहे थे कि कब सरकार जो है हमारी बातों को सुने। हम 4 सालों से सीटेट बीटेट पास करके और बैठे हुए हैं, सरकार न बहाली ला रही है और न हम बहाल हो पा रहे हैं और ना ही गवर्नमेंट टीचर यानी सरकारी शिक्षक बन पा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन यानी कि नियमावली जारी किया गया है वो आपके सामने है। उसका कुछ अंश जो है यहाँ पर हम लाए हुए हैं ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके। कह रहे कि नई शिक्षक बहाली, आगे क्या बोलता है, बिहार में शिक्षकों की बहाली आयोग करेगा। क्योंकि पहले से आप जानते हैं कि पहले नियम कुछ और था, पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे इत्यादि स्तरों पे बहालियां की जाती थी, और उसके लिए अगर अभ्यर्थी डीएलएड या बीएड किया हो, तत्पश्चात बीटेड या सीटेड किया हो, तो वह बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकता था और बहाल हो सकता था। लेकिन अब जो नियमावली आई है इसका कुछ नियम बदला हुआ सा दिखाई दे रहा है। उसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। क्या कर रहा है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली आयोग करेगा, यानी कि पुरानी नियम समाप्त, पुरानी प्रक्रिया समाप्त। अब नई प्रक्रिया के तहत नए नियम के अनुसार बिहार में शिक्षकों की बहाली होने वाली है। ठीक है, क्या बोला है कि बहाली क्या करेगा, आयोग करेगा। आयोग यानी कि जो बिहार सरकार है किसी एक आयोग को गठित करेगी और उसी के अनुसार जो है फिर बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। लेकिन वो आयोग कौन सी होगी शायद अभी तक किसी खुलासा नहीं हो पाई है। आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या है। बिहार में अब 1ली से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से होगी। फिर वही बात कि 1ली से 12वीं तक के शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से होगा। फिर वही बात का आयोग कौन सा है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है। वो 1ली से लेकर के और 12वीं क्लास तक की हो सकती है। आगे क्या बोलता है, नोट में क्या है कि इसके लिए आयोग परीक्षा लेगी। देखिए, अभी तक जो अभ्यर्थी डीएलएड कर लिए थे, बीएड कर लिए थे, उसके बाद बीटेट या सीटेट पास कर गए थे, तो उनको ये लग रहा था कि अब हमें कोई परीक्षा दोबारा नहीं देना पड़ेगा, अब डायरेक्ट हम बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे और
हमारा ज्वाइन जो है सरकारी स्कूल में हो जाएगा। लेकिन अभी जो नियमावली आई है इसके तहत ऐसा लग रहा है कि पुनः जब आयोग गठित होगी तो जो अभ्यर्थी डीएलएड या बीएड या उसके तत्पश्चात सीटेट या बीटेट किए हुए हैं उनको अभी एक बार और एग्ज़ाम हॉल में जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि एक बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम को पास करने के पश्चात ही शायद बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। क्या बोल रहा है कि इसके लिए आयोग परीक्षा लेगी। अब ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट पास कर गए हैं, चाहे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, चाहे बीएड कर लिए हैं तो बस लास्ट एग्जाम होगा उसके बाद बहाली होगा, ऐसा नहीं है। जो डीएलएड कर लिया है या बीएड कर लिया है, सीटेट या बीटेट पास हो गया है, वो एग्जाम देंगे तब जाकर के बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आगे कहता है कि कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें कितनी बार आप एग्जाम देंगे ये तय नहीं है। आप चाहें तो 10 बार दे सकते हैं, 5 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितना हो पास करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 बार एग्जाम दिए, पास नहीं किए, 2 बार एग्जाम दिए, पास नहीं किए, 3 बार एग्जाम दिए, पास नहीं किए, अब 4थी बार आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यानी कि 3 बार ही इसका कंडीशन होगा। पहली बार में एग्जाम पास करें, दूसरी बार में पास करें, तीसरी बार में पास करें। अगर तीसरी बार में भी पास नहीं करते हैं तो 4थी बार जो एग्जाम होगा उसमें आपको बैठने को मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेवारी मिलेगी, राज्य सरकार यह बाद में तय करेगी। अभी जो नियमावली आई है इसमें यह केवल यही कहा गया है कि आयोग के द्वारा परीक्षाएं ली जाएगी, तत्पश्चात शिक्षकों की बहाली कराई जाएगी। लेकिन वह आयोग कौन सी होगी, कौन से आयोग परीक्षा कराएगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। वही बात कह रहा है कि किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी मिलेगी, राज्य सरकार यह बाद में तय करेगी। अगला नियम क्या कह रहा है कि नई नियमावली में सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के मन में ये चल रहा है कि हम डीएलएड या बीएड कर रखे हैं तो हम इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए जानकारी है, ध्यान से देख लीजिए कि कह रहा है कि नए नियमावली में सीटेट और बीटेट जो बंदा इसको पास किया होगा, या तो इसको या चाहे दोनों को, जो बंदा इसको पास किया होगा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठ सकेंगे। ठीक है, आगे कहता है कि बिहार के अस्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। जो शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में रहते हैं, बिहार के निवासी होंगे, वहीं इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। आगे क्या बोलता है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक भी अगर चाहे तो, यानी कि वैसे शिक्षक जिनकी बहाली पूर्व में हो गई है, अगर वो चाहते हैं कि हम भी इस परीक्षा में शामिल होंगे, बैठेंगे, तो वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। क्या बोल रहा है, पूर्व से नियोजित शिक्षक भी अगर चाहे तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें 10 वर्ष तक की सशर्त छूट मिलेगी। कहने का मतलब है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी पहले जिनकी बहाली हो गई है, तो अगर उनके लिए प्रावधान इसमें किया गया है कि वो भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो कहने का मतलब कि जिनकी बहाली पहले हो गई है तो उनके मन में तो यही ना चलेगा कि एग्जाम देने से या पास करने से हम क्या फ़ायदा होगा। तो उसी के लिए कह रहा है कि उसके लिए उन्हें 10 वर्ष तक की सशर्त छूट मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे कहता है कि आयोग के माध्यम से नियुक्त शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे। क्या बोल रहा है, देख लीजिएगा, जो आयोग के द्वारा परीक्षा होगा, जो पास करेंगे और उसके माध्यम से जिस शिक्षक अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाएगा, उनके बारे में कह रहे हैं कि आयोग के माध्यम से नियुक्त शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे। ये चीज़ें कह रहा है। इस नियमावली में 1ली से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में
महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलेगा। क्या बोल रहा है कि इस नियमावली में पहली से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलेगा। जो पहले से भी था उसको रिपीट किया गया है। आगे कहता है कि 9वीं से 12वीं तक में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। क्या बोल रहा है, 9वीं से 12वीं तक में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। आगे कहता है कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 अगस्त को 18 वर्ष, कितना 18 वर्ष तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। जिस अभ्यर्थी के मन में ये होगा कि न्यूनतम आयु इसमें क्या रखा गया है, तो वही कह रहा है कि प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु कितना 1 अगस्त को 18 वर्ष होना चाहिए और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो बिहार में जो नई शिक्षक बहाली होने वाली है उनसे जुड़ी हुई जो नियमावली सामने आई है, उसी के तहत उस नियमावली में जो जो बातें कही गई है उसका मुख्य भाग, उसका मुख्य अंश जो है हम आपके सामने रखे हुए हैं। देखिए, मुख्य अंश नियमावली का आपके सामने रखने का, प्रस्तुत करने का कारण क्या हो सकता है। मान लीजिए ये जान जाते हैं कि हाँ नियमावली आ गया है, लेकिन नियमावली के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई हैं, हर कोई उस नियमावली को करीब से जाके पढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो कहने का मतलब कि अगर एक साधन, एक माध्यम है जिसके तहत आपको आसानी से प्राप्त हो जा रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जो नियमावली सामने आई हुई है उसका जो बेसिक नॉलेज है वो चीज़ आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आपके मन में इस टाइप की अगर कोई डाउट है कि नियमावली जो आई है उस नियमावली में कौन कौन सी बातें कही गई है, शायद ऐसा लग रहा था कि जो अभ्यर्थी डीएलएड या बीएड कर चुके थे, सीटेट या बीटेट पास कर गए थे, तो उनको लग रहा था कि अब आगे हमें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और डायरेक्ट हम बाहरी प्रक्रिया में शामिल होंगे और पुनः जो है हम सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। तो शायद उनके लिए एक क्या कहें तो धक्का लगा होगा या तो हल्का सा झटका लगा होगा कि अब क्या होगा, पुनः हम एग्जाम देना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, तो अब फिर पुनः अगर आयोग गठित हो जाती है, एग्जाम के लिए जो रोटेशन जारी किया जाएगा, तो बेहतर ये होगा कि अगर पुनः हम एग्जाम डीएलएड बीएड करने के बाद, सीटेट बीटेट पास करने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि पुनः अब एग्जाम देना पड़ेगा, तो भाई इसका सलूशन क्या है। अगर इतनी पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को पास किए हैं तो फिर आगे जो आयोग परीक्षा जारी करेगा, तो जब तक उस परीक्षा को हम देंगे नहीं, उसको पास करेंगे नहीं, तो नहीं लगता है कि बहाली प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे और शायद बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली है उसमें शामिल हो पाएंगे। तो दायित्व ये है कि भाई अभी से ही उसके पीछे लग जाए, नहीं तो शायद ऐसा लगता है कि अगर हम इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि आयोग परीक्षा जारी करेगा तो उस वक्त हम पढ़ाई चालू करेंगे, पास कर लेंगे, तो शायद ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है।